अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शहजाद और बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के इस दूसरे लेक्चर में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी सिर्फ एक मजमून नहीं है, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के हर शोबे से और साइंस के दूसरे मज़ामीन से कैसे जुड़ी हुई है। और हाँ, ये भी जानेंगे कि इस फील्ड में आपके लिए कौन कौन से शानदार करियर के मौके मौजूद हैं। तो आज के इस सेशन में हम बुनियादी तौर पर 4 चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बायोलॉजी का दूसरे इल्म से क्या ताल्लुक है। फिर बायोलॉजी पढ़ने के बाद कैरियर के क्या क्या रास्ते खुलते हैं। उसके बाद ज़िंदगी के मुताले पर कुरान की क्या हिदायत हैं। और आखिर में हम इस बात पर गौर करेंगे कि साइंस कैसे मिलजुल कर काम करने का नाम है। चलें जी, तो अपने पहले हिस्से का आगाज़ करते हैं। अक्सर ये समझा जाता है कि बायोलॉजी शायद एक बिल्कुल अलग थलग मजमून है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये तो साइंस की एक बहुत बड़े जाल का आप कह लें कि मरकज है। आइए देखते हैं कि इस जाल के धागे कहां तक फैले हुए हैं। इस डायग्राम को देखें, ये बिल्कुल एक नेटवर्क की तरह है जिसके सेंटर में बायोलॉजी है और उससे जो शाखें निकल रही हैं वो हमें दिखा रही हैं कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स और रियाजी जैसे अहम शोबों से कैसे जुड़ी हुई है। अब हम इनमें से हर एक कनेक्शन को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। नाम से ही ज़ाहिर है ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मिलाप है। कभी सोचा है कि एक पौधा सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके अपनी खुराक कैसे बनाता है? ये सारा अमल, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, असल में एक केमिकल रिएक्शन है। और जब हम जानदारों के अंदर होने वाले ऐसे केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं तो इसी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब आते हैं बायोफिजिक्स पर। अच्छा, कभी गौर किया है कि जब हम अपना बाजू हिलाते हैं तो हमारी हड्डियां और पट्टे कैसे काम करते हैं? ये बिल्कुल एक लीवर के उसूल पर काम करता है। तो जब हम फिजिक्स के उसूलों को जानदारों की हरकत या दूसरे प्रोसेसेस को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये बायोफिजिक्स कहलाती है। और ये है एक बहुत ही जदीद फील्ड, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। यहाँ हम कंप्यूटर्स की बेपनाह ताकत को इस्तेमाल करते हैं ताकि डीएनए जैसी पेचीदा चीज़ों को समझ सकें। मतलब बायोलॉजिकल डेटा का तज्जिया कंप्यूटर्स के जरिए किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पोलर बियर सिर्फ ठंडे इलाकों में ही क्यों मिलते हैं और कैंगरू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में क्यों? बायोजियोग्राफी हमें यही सब बताती है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कौन से जानदार पाए जाते हैं और क्यों, और ये कि मौसमियाती तब्दीली उनकी जिंदगियों पर कैसे असर डाल रही है। अच्छा, जब साइंसदान किसी नई दवा पर रिसर्च करते हैं तो उनके पास हजारों मरीजों का डेटा होता है। वो सारे डेटा से कोई नतीजा कैसे निकालते हैं? ये काम है बायोस्टैटिस्टिक्स का। यहाँ हम आदादो शुमार यानी स्टैटिस्टिक्स की मदद से बायोलॉजिकल रिसर्च को समझने की कोशिश करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी तो एक बिल्कुल इनकलाबी शोबा है। ज़रा तसव्वुर करें, हम बैक्टीरिया जैसे छोटे से जानदार को इस्तेमाल करके इंसुलिन जैसी जिंदगी बचाने वाली दवाएं बना रहे हैं। ये साइंस का एक हैरत अंगेज कमाल है ना। और आखिर में है बायो इकोनॉमिक्स। यहाँ, जैसा कि नाम से जाहिर है, साइंस और पैसा एक साथ आ जाते हैं। अगर कोई साइंसदान एक नई किस्म की फसल बनाता है तो उस पर कितनी लागत आएगी और उससे कितना मुनाफा होगा? इन तमाम माशी सवालात के जवाब हमें बायो इकोनॉमिक्स से मिलते हैं। तो अब तक हमने ये देख लिया कि बायोलॉजी किस तरह दूसरे शोबों से जुड़ी हुई है। अब जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि इस इल्म को हासिल करने के बाद अमली जिंदगी में क्या किया जा सकता है। तो आइए अब बायोलॉजी से वाबस्ता कुछ बेहतरीन करियर ऑप्शंस पर एक नज़र डालते हैं। तो सवाल यही है कि बायोलॉजी की तालीम हासिल करने के बाद आखिर कौन कौन से रास्ते हमारे लिए खुलते हैं। चलें इन दिलचस्प इम्कानात को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे मशहूर रास्ता तो मेडिकल और हेल्थ का है। आप एमबीबीएस करके डॉक्टर और सर्जन बन सकते हैं या फिर फार्माकोलॉजी में नई दवाएं बनाने पर काम कर सकते हैं। डेंटिस्ट्री और फिजियोथेरेपी भी इसी फील्ड का हिस्सा है। लेकिन बायोलॉजी सिर्फ इंसानों के इलाज तक ही महदूद नहीं है। आप ज़राअत के शोबे में काम करके मुल्क की खुराक की ज़रूरत पूरी करने में मदद कर सकते हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ में जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, ये सब भी बहुत अहम शोबे हैं। और आज के जदीद दौर में तो बायोटेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक्स जैसे नए और दिलचस्प शोबे भी आ गए हैं। फॉरेंसिक्स में आप डीएनए की मदद से मुजरिमों को पकड़ने में मदद कर सकते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी में जिन्यापी बीमारियों का इलाज तलाश करने जैसे अहम कामों का हिस्सा बन सकते हैं। अब हम साइंस से थोड़ा हटकर एक मुख्तलिफ लेकिन बहुत गहरे मौजू पर बात करते हैं। कुरान पाक ज़िंदगी और उसकी इब्तिदा के मुताले के बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है? ये हिस्सा हमें ज़िंदगी की हकीकत पर गौर व फिक्र करने की दावत देता है। कुरान पाक की सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 30 में इरशाद है,
और हमने हर जानदार चीज़ को पानी से बनाया। ये आयत सदियों पहले ज़िंदगी की इब्तिदा में पानी की जो बुनियादी अहमियत है उसकी तरफ वाज़े इशारा कर रही है। और ये बात आज की साइंस भी मानती है कि तमाम जानदारों के जिस्म में औसतन 60 से 90% तक पानी ही होता है। ये इस कुरानी आयत और जदीद साइंसी तहकीक के दरमियान एक हैरान अंगेज ताल्लुक को जाहिर करता है। इसी तरह सूरत रहमान की आयत 14 में इंसान की तख्लीक के बारे में बताया गया है। ये आयत हमें याद दिलाती हैं कि ज़िंदगी की असलियत पर गौर व फिक्र करना सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि ईमान का भी हिस्सा है। और अब हम चलते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ। साइंस में जो बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल होती हैं वो किसी एक शख्स की वजह से नहीं होती, बल्कि ये एक टीम वर्क है, एक ऐसा मैदान है जहां दुनिया भर के ज़हीन लोग मिलकर काम करते हैं। इसके बेहतरीन मिसाल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। इंसानी डीएनए का मुकम्मल नक्शा तैयार करने के लिए सिर्फ बायोलॉजिस्ट ही नहीं बल्कि कंप्यूटर साइंसदानों, इंजीनियर्स और बहुत से दूसरे माहिरीन ने मिलकर कई साल तक काम किया। इनके इश्तराक के बगैर ये नामुमकिन था। यही सूरत हाल हमें मौसमियाती तब्दीली और खिलाई तहकीक जैसे बड़े मंसूबों में भी नजर आती है। इस तस्वीर को देखें, ये रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है जो इश्तराक की एक बेहतरीन मिसाल है। यहाँ कंप्यूटर साइंस के माहिर, इंजीनियर्स और यहाँ तक के न्यूरो साइंस के माहिरीन भी मिलकर ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो मुस्तकबिल में इंसानियत के बड़े बड़े मसाइल हल करने में हमारी मदद करेंगी। और आखिर में मैं सबके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। मुस्तकबिल को देखते हुए आपके ख्याल में साइंसदानों का अगला बड़ा मुश्तरका मंसूबा क्या होना चाहिए? वो कौन सा ऐसा चैलेंज है जिसे हल करने के लिए पूरी दुनिया के माहिरीन को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा?